Welcome to Boost High Species. Today's lecture Civil Disobedience Movement. So हमें पता है सबसे पहले जब 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, देन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी लाहौर सेशन के दौरान उन्होंने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी में इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिसाइड की गई। देन फरवरी 1930 को कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी थी वो फिर से मिलती है, मीटिंग होती है। कहाँ होती है? साबरमती आश्रम में। एंड जो गांधी जी होते हैं वो उसके लीडर बनते हैं इस मूवमेंट के। डिसाइड किया जाता है दैट गांधी विल लीड दिस सीडीएम मूवमेंट यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन फाइनली 12 मार्च 1930 को गांधी इस फेमस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले गांधी जी क्या स्टार्ट करते हैं? डांडी मार्च। ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं, अपने जितने भी उनके कंपेनियन होते हैं, साथी होते हैं, उनको साबरमती से लेके डांडी तक पैदल यात्रा करते हैं। और ये शुरू होती है 12 मार्च से और जो ख़त्म होती है 6 अप्रैल 1930 को और चलती है 24 डेज। ठीक है, यानी 6 अप्रैल को 1930 को ये डांडी पहुंचते हैं। और गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप ए लंप ऑफ सॉल्ट एट डांडी। जब वो डांडी पहुंचते हैं तो सिंबॉलिक रूप से गांधी क्या करते हैं, सॉल्ट को अपने हाथ में लेते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रोक करते हैं। ठीक है, दिस वॉज द ऑफिशियली स्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, देन इसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो कहते हैं कि जो गांधी की जो डांडी मार्च थी इसको वो कंपेयर करते हैं नेपोलियन की, जो एक नेपोलियन की भी मार्च फेमस है फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, उससे कंपेयर करते हैं। और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं ब्लसफोर्ड, वो मजाक बनाते हैं इस बात का कि सिर्फ नमक हाथ में लेने से क्या ही कुछ हो जाएगा। तो वो बोलते में कहते हैं, कैन एन एम्पायर बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन ए केटल। तो ऑन दिस कमेंट जो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर होता है वो रिप्लाई करता है कि गांधी कैन बॉयल द सी वाटर टिल दे गॉट द डोमिनेंट स्टेटस। तो जो पहले वाले होते हैं वो मतलब जो ब्रेल्सफोर्ड होते हैं वो मजाक क्या बनाते हैं कि क्या एक केतली में पानी उबालने से थोड़ी ना कोई एम्परर को आप डिफीट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट जो न्यूज़पेपर होता है वो रिप्लाई करता है कि जो गांधी जब सी वाटर को बॉयल करते हैं और वो तब तक उसको बॉयल करेंगे जब तक उनको डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिल जाता, यानी इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिल जाता। ठीक है, देन सीडीएम स्प्रेड टू द होल कंट्री इन गांधीज लीडरशिप। ठीक है, और जब ये पूरे होल इंडिया में स्प्रेड होता है तो अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग लीडर्स इसको लीड करते हैं। लाइक तमिलनाडु में गांधीयन लीडर थे सी राजगोपालाचारी, वो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट मार्च फ्रॉम त्रिचिनोपल्ली टू वेदरारायम एंड ऑन वेदरण्यम बीच ऑफ नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट टू ब्रेक दी सॉल्ट लॉ। फिर वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे सेम जैसे गांधी ने किया था वेदरण्यम बीच के पास में बीच पे जाके वो भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। देन 5 अप्रैल 1930 को क्या होता है, गांधी जी जब दांडी विलेज पहुँचे थे तो फॉरेन रिपोर्टर्स को और इंडियन रिपोर्टर्स दोनों को वो एड्रेस करते हैं और उसमें वो कहते हैं that I want world sympathy in this battle of right against might। ये फेमस है, आप याद रखिएगा कि when Gandhi said, during which movement Gandhi said this statement, so he said this statement during CDM। ठीक है, then on 5th of May 1930 Gandhi was arrested before the planned raid of कांग्रेस वर्कर है धरसना सॉल्ट गोडाउन। क्या होता है, जब सीडीएम मूवमेंट चल रहा होता है तो 5 मई को ये डिसाइड किया गया होता है कि जो धरसना सॉल्ट एक गोडाउन होता है वहाँ पे कांग्रेस वर्कर सारे रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, गांधी को अरेस्ट कर, मतलब
5 को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद के लिए रेड डिसाइड की होती है। तो गांधी जी अब रेड में तो जा नहीं सकते, बिकॉज अब उनको कहाँ डाल दिया जाता है, यरवदा जेल में। देन जब गांधी जी यरवदा जेल में चले गए तो अब्बास तैयब जी थे, वो उसके लीडर बनते हैं गांधी के अरेस्ट के बाद में। और जो सरोजनी नायडू होती हैं, वो जब अब्बास तैयब बाद में अरेस्ट हो जाएंगे तो सरोजनी नायडू इस सीडीएम मूवमेंट को लीड करेंगे। देन अब जब सरोजनी नायडू बनती हैं, लास्ट में बचती हैं, बाकी सारे जो मेन लीडर्स होते हैं वो अरेस्ट हो चुके होते हैं। देन सरोजनी नायडू क्या करती हैं, इस लीड करती हैं किसको, दहसना सॉल्ट गोडाउन जो जहाँ पे वो रेड डालते हैं उसको लीड करती है। वो रेड फिर भी पड़ती है, मेन लीडर्स हमारे अरेस्ट हो गए होते हैं, फिर भी ये रेड पड़ती है, ठीक है। और इस इंसिडेंट को जो एक अमेरिकन रिपोर्टर थे वेब मिलर, इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि जो वेब मिलर रिपोर्टर हैं, उन्होंने कौन से इंसिडेंट को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, या वो कौन से मूवमेंट के टाइम पे इंडिया में उसको विटनेस कर रहे थे। तो वो उसका आंसर भी सीडीएम है, और सीडीएम के अंदर फिर दहसना सॉल्ट गोडाउन की जो रेड है। देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, उस वहाँ पे जो खान अब्दुल जफर खान जो थे, उन्होंने उधर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। उनको रेड टी शर्ट भी कहते थे, बिकॉज दे ऑलवेज वियर रेड टी शर्ट, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एम्फोसाइज किया था नेशनल यूनिटी पे, एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज एंड डिमांडेड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ द लेबर। ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट थे, और इन्होंने ये भी डिमांड की थी कि लेबर्स की जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में लेबर्स काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करिए। देन जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन के जो मुस्लिम्स थे, वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन सीडीएम मूवमेंट में अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल जफर खान। इस मूवमेंट के टाइम पे जो गढ़वाल रेजिमेंट थी, उसको लीड कर रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली इन पेशावर। और ये क्या बोलते हैं, ये रिफ्यूज़ कर देते हैं टू फायर एट अनआर्म्ड गैदरिंग। वो बोलते हैं कि हम निहत्थे लोगों पे कोई भी फायरिंग नहीं करेंगे। तो हमें ये चंद्र सिंह गढ़वाली याद रखिए, गढ़वाल रेजिमेंट, एंड उसके जो उस वक्त लीड कर रहे थे उसको, वो भी हमें याद रखना। देन ट्राइबल्स ऑफ मणिपुर played an active role in CDM movement under the leadership of Gedin Liu, a Naga tribal woman. The movement led by her is called जित्यांग मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के बाद में गांधी फोकस्ड ऑन क्रिएटिव प्रोग्राम्स, क्योंकि गांधी जी बाद में किधर फोकस कर लेते हैं, क्रिएटिव प्रोग्राम्स की तरफ, कि कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जो सोसाइटी को थोड़ा और स्टेबल बना सकें, लोग और समझदार बन सकें। तो वो ऐसा प्रॉपर मूवमेंट फिर स्टार्ट नहीं करते हैं इसके बाद के कोई भी सीडीएम मूवमेंट के बाद। देन अक्टूबर 1934 को गांधी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स टू डिवोट ऑल हिज टाइम टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन, ठीक है। देन इसी के चलते गांधी जी क्या करते हैं, सितंबर 1932 में बनाते हैं क्या, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग गांधी बनाते हैं सितंबर 1932 में। देन इन 1933 ही स्टार्टेड अ वीकली, एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं, उसका नाम भी रखते हैं हरिजन। और ये किस लिए स्टार्ट करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हरिजन्स, ठीक है। सो सीडीएम में इतना ही है, गांधी इरविन पैक्ट। सो वायसराय इरविन उस वक्त होते हैं जब सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट किया गया होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सीडीएम मूवमेंट के दौरान ही, यानी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी को जेल में डाला गया था, तब से वो जेल में ही थे। तो जब वायसराय इरविन होते हैं तो क्या करते हैं, 26 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से फ्री कर देते हैं, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। वो समझ जाते हैं कि ये मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, अब गांधी को रिलीज़ करके और कुछ टॉक करनी चाहिए जिससे इस मूवमेंट को दूसरे तरीके से स्टॉप किया जा सके। देन यही होता भी है,
गांधी इरविन टॉक स्टार्ट होती है फरवरी 1931 में। और इसके लिए गांधी को कुछ लोग गांधी जी को इसके सपोर्ट में लाते हैं। उसमें मेन रोल प्ले किया होता है तेज बहादुर सप्रू ने, M.R. जयकर ने। मतलब ये गांधी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको इरविन से बात करनी चाहिए और आगे का इंडिया के लिए डिसीजन लेना चाहिए। देन एज ए रिजल्ट ऑफ इट 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। ठीक है। देन जो सरोजनी नायडू हैं वो गांधी एंड इरविन को बोलती हैं टू महात्मास। पता नहीं कैसे बोलती हैं, बिकॉज ये जो पैक्ट होता है ये बिल्कुल ही फेल होता है, इसमें कुछ भी इंडिया को हाथ नहीं लगता है। ठीक है, चलिए इसके हम प्रोविजंस पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविजन है इसका दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी कांग्रेस डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले तो ये होता है इसका मेन फर्स्ट पॉइंटर इस पैक्ट का ये होता है दैट जी गांधी जी हैं वो गांधी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट होता है ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु हैड नो केसेस ऑफ द वायलेंस टू बी रिलीज्ड। यानी जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर अरेस्ट किए गए हैं CDM के दौरान उन और जिनके ऊपर कोई वायलेंस का केस नहीं है उन सबको जेल से छोड़ दिया जाएगा। देन राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एट शॉप्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। और लेकिन इसमें हमें राइट मिलता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं उन शॉप्स पे जहाँ पे फॉरेन क्लोथ्स मिलते हैं, लिकर शॉप्स वाली जो शॉप्स हैं। ठीक है। देन 4 पॉइंट है परमिशन टू मेक सॉल्ट इन द कोस्टल स्टेट्स विदाउट सॉल्ट टैक्स। यानी बिना सॉल्ट टैक्स दिए हम कोस्टल एरियाज़ की जो स्टेट्स हैं वो सॉल्ट बना सकती हैं। 5th पॉइंट कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकॉज जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, इसको हम शॉर्ट में RTC बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने थर्ड में भी नहीं किया था, फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था। सिर्फ इरविन एक्ट के बाद सिर्फ कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। देन पीपल वर डिसअपॉइंटेड बाय दिस पैक्ट। ऑब्वियसली जो बहुत सारे लोग जो बहुत वायलेंटली और फुल स्ट्रेंथ के साथ इस CDM मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सभी डिसअपॉइंट हो गए थे विड्रॉल से और इस पैक्ट से, क्योंकि जो ये पैक्ट था बिकॉज दिस डिड नॉट इंक्लूड द कैंसिलेशन ऑफ द हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। सबसे मेन चीज़ ये थी कि इसमें इन्होंने बोला ना कि सिर्फ उन्हीं लोगों को रिलीज़ करेंगे जेल से जिन पे वायलेंस से रिलेटेड केस नहीं है। तो इन लोगों ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव पे वायलेंस का केस बनाया था। तो उसी का हवाला देखिए क्या करते हैं, इन लोगों को कि जो फांसी की जो सज़ा मिली होती है उसको ये लोग कैंसिल नहीं करते हैं। तो जो बहुत सारे जो इंडिया के लीडर्स हैं और मासेस हैं वो इसको इस पैक्ट से खुश नहीं होते हैं। देन जो इरविन के जो बायोग्राफर थे एलन चैम्पबेल जॉनसन, वो टर्म द बेनिफिट्स टू गांधी in Gandhi-Irwin Pact as consolation prizes and said this pact was the only surrender of Irwin agreeing for the conversation। वो कहते हैं कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया है इसमें गांधी के लिए सिर्फ एक तरीके से सांत्वना पुरस्कार टाइप है और बोलते हैं कि जो पैक्ट था ये सिर्फ वो द ओनली सरेंडर ऑफ द इरविन एग्रीइंग फॉर कन्वर्सेशन। ठीक है, एक तरीके से सरेंडर की तरह काम किया है ताकि दोनों लोगों में बात हो सके। तो ये पैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेट बहुत एकदम एग्जैक्ट डेट 5 मार्च 1931 याद रखिएगा। सो दिस इज़ इट, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। सो गांधी इरविन पैक्ट के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है दिस कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। तो क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 29 से लेके 31 मार्च 1931 में कराची में एक अपना सेशन रखती है और उसके प्रेसिडेंट होते हैं वल्लभ भाई पटेल। और इस सेशन को रखने का मेन रीज़न ये है कि जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था ना मार्च में 5 मार्च को, उसको एक तरीके से
लागू करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए। देन इन दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ये भी पास किया जाता है। ठीक है, तो इस जो ये कराची सेशन है इसमें दो मेन चीज़ें हुई। पहला तो गांधी इरविन पैक्ट को पास किया गया, दूसरा फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से रिलेटेड रेजोल्यूशंस पास किए गए। देन कुछ जो लोग थे वो अपोज करते हैं इस सेशन को, और गांधी को भी अपोज करते हैं कि गांधी, क्योंकि उसी बीच में जो भगत सिंह थे उनको भी फांसी वगैरह दे दी गई होती है, तो लोगों को लगता है कि गांधी की वजह से जो भगत सिंह हैं उनकी जान नहीं बच पाई, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह का कोई मेंशन नहीं था और उनको वो जेल से वो बाहर नहीं आ पाए थे। इसलिए तो जो गांधी जी पे जब बहुत क्रिटिसिज्म वो इस समय फेस करते हैं, तो गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं गांधी कैन डाई बट नॉट द गांधीज़म। ये गांधी जी ने खुद कहा है अपने लिए। ठीक है, ये पहला सेशन था ऐसा जहाँ पे पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया गया था। कौन सा सेशन है ये? कराची सेशन है। देन रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज वर ड्राफ्टेड बाय द जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ एम.एन. रॉय। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसीज़, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो ड्राफ्ट था उसके बाद इसको जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था और एम.एन. रॉय ने हेल्प की थी। देन सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन को बोला था, इस सेशन के लिए बोलते थे दैट दिस सेशन वॉज एज द पिनिकल ऑफ द महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज। वो कहते हैं ये जो कराची सेशन है कांग्रेस का, ये गांधी की पूरी प्रसिद्धि का एक चरम समय है, और उनकी जितनी प्रसिद्धि है और उनकी जितनी प्रेस्टीज है, जितना सम्मान है उनका, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। सो दिस इज इट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो साइमन कमीशंस ने क्या किया था, अपनी 2 वॉल्यूम रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। एक 10 जून को की थी, एक 24 जून को की थी 1930 को। तो उसमें क्या था इस रिपोर्ट में, पहली बात तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, और इस वक्त जो इंडिया के मेन लीडर्स थे वो सारे जेल में थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराती है लंदन में इन नवंबर 1932 जनवरी 1931 इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन एंड द डिस्करेजमेंट। ठीक है, साइमन कमीशन के बाद ही ये रखी गई होती हैं। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 89 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस होती है उसने इस फर्स्ट आरटीसी में यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसको शॉर्ट में हम आरटीसी कई बार बोलते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया होता है। कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी नहीं किया था। अब जो 89 इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लीडर्स ने, उसमें से मेन लोग कुछ थे, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जौहर, देन मोहम्मद साफ़ी, आगा खान थर्ड, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जैकर, मुंजे, B.R. अम्बेडकर, सुंदर सिंह मजिथिया। ठीक है, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने फर्स्ट आरटीसी में पार्टिसिपेट किया। देन जो केटी पॉल थे उन्होंने क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट किया था इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था ब्रिटिश एम्परर ने, और इसको चेयर किया था ब्रिटिश PM रामसे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, देन सेकेंड राउंड टेबल की बारी आएगी। अब हमें पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। उसी में एक पॉइंटर था कि सेकेंड राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस होगी तो कांग्रेस भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो उसी के बाद में गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, यानी ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, जो हुई थी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। एंड दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ज्वाइंड बाय लीडर्स लाइक सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। ये सारे लोगों ने, और ये लोग भी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। देन गांधी जब लंदन गए थे तो वो एक शिप से गए थे। उस शिप का क्या नाम था? SS राजपूताना शिप। और वो रुके कहाँ थे जाके?
किंग्सले हॉल जो लंदन में, वहाँ वो स्टे लिया था उन्होंने। देन ड्यू टू प्रोटेस्ट जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो दिसंबर में एंड हो जाती है, और गांधी खाली हाथ ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं इंडिया। और वापस आने के बाद गांधी कहते हैं कि इट इज़ ट्रू दैट आई रिटर्न बेयर हैंडेड बट आई एम कंटेंट दैट द फ्लैग आई हैड बीन हैंडेड ओवर was never let down by me and I never compromised with the honor of that flag। गांधी इसका मतलब है, गांधी बोलते हैं कि ये बात सच है कि मैं खाली हाथ आया हूँ वापस इंग्लैंड से, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं जिस झंडे को अपने हाथ में लेके गया है, मैं ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं आया हूँ कि उस झंडे का मान सम्मान कम करके आया हूँ। सो दिस वॉज द स्टेटमेंट दैट इज सेड बाय गांधी। देन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो टोटली अनसक्सेसफुल होती है। उसका रीज़न होता है कम्युनल इश्यूज़, क्योंकि जो B.R. अम्बेडकर थे वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, और जो गांधी जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि जो दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट के का जो मेथड है उसके अंदर चले जाएं, और उनके लिए भी कुछ सीट्स का उस तरीके से रिजर्वेशन हो। तो जो अम्बेडकर हैं वो ओनली इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में। फिर जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक। देखो ये तीनों कंटिन्यूस ईयर में हुई है। पहली 1930 में हुई है, दूसरी 1931 में हुई है, ये 3 है ठीक, तीसरी 1932 में हुई है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। सो दिस इज इट, कम्युनल अवार्ड एंड पूना एक्ट। सो कम्युनल अवार्ड से पहले तक सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी होती हैं, और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड की थी B.R. अम्बेडकर में, उसी की वजह से फेल भी होती है। ठीक है, बिकॉज गांधी वॉज अगेंस्ट दिस। उसके बाद में अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड अनाउंस करते हैं। अब क्या होगा, कंसेंसस अमंग द सेवरल पार्टीज फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वॉज नॉट रीच्ड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो जो अलग अलग पार्टीज़ थी वो इस बात पे बिल्कुल भी कंसेंसस नहीं बैठ रहा था कि किसी भी तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए दलित्स को। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कॉन्फ्रेंस ऑथोराइज्ड ब्रिटिश PM रामसे मैकडोनाल्ड टू फाइंड द सोल्यूशन। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, मतलब जो ब्रिटिश PM होते हैं वो उन पे डिसीजन होता है कि वो क्या डिसाइड करेंगे इस मैटर पे। ऑब्वियसली ब्रिटिश PM है, उनको तो क्या ही मतलब है कि इंडिया कैसे यूनाइटेड रहे, क्यों ना डिवाइड हो। तो एज ए रिजल्ट वो क्या करते हैं, 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस करते हैं कम्युनल अवार्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दैट ईच माइनॉरिटी ग्रुप वॉज गिवन सम रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्शंस टू दोज सीट्स वर टू बी हेल्ड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में उनके लिए सीट रिजर्व की जाएंगी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, और इलेक्शंस जो उन सीट्स पे होंगे वो होंगे सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट के मेथड से, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए होता था और सिख के लिए होता था। सो अर्लियर ओनली मुस्लिम और जो सिख थे उनके लिए ये उनको माइनॉरिटी कंसीडर किया गया था। लेकिन जब कम्युनल अवार्ड अनाउंस होते हैं तो दलित वर अवॉर्डेड एज ए सेक्शन ऑफ हिंदू रिलीजन also got separated from it and now considered as minority। दलित जो हिंदू रिलीजन के अंदर आते थे, लेकिन जब ये कम्युनल अवार्ड दिया गया तो उनको एक तरीके से अलग स्टेटस दे दिया गया हिंदू से, और उनको माइनॉरिटी कंसीडर कर लिया गया, और उसी के बेसिस पे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया। अब क्या हो गया इसके बाद में, इसका मतलब जो मुस्लिम्स थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, सिख थे एंड एंग्लो इंडियंस थे, और अदर वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट विच वर अवेलेबल इन इलेक्शंस इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स ओनली।
और ये जब तीनों को मिला था, ये मिला था जो प्रोविंशियल लेवल, सो नॉट प्रोविजनल, प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेचर था वहाँ पे इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया था। ठीक है, अब गांधी जी तो पहले ही इस सिस्टम के अपोज थे, तो गांधी क्या करते हैं, वो उस वक्त यरवदा जेल में होते, तो वो वहीं से क्या करते हैं, वो 20 सितंबर 1932 को यरवदा से स्टार्ट करते हैं हिज फर्स्ट अनटू डेथ फास्ट, आमरण अनशन स्टार्ट करते हैं यरवदा जेल से अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, और कहते हैं कि जब तक इस सिस्टम को, ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो कम्युनल अवार्ड इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, मैं आमरण अनशन पे ही रहूँगा। फाइनली क्या होता है, जो अदर लीडर्स होते हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये इंडियन सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो बाद में क्या होता है, गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन कराया जाता है जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, तो गांधी डिड नॉट साइन ऑन दिस पैक्ट क्योंकि गांधी जी उस वक्त जेल में होते हैं, तो गांधी के जो सपोर्टर होते हैं वो और अम्बेडकर के जो सपोर्टर होते हैं वो सारे मिलके इस पैक्ट पे साइन करते हैं, और इसीलिए इस पैक्ट का नाम है पूना पैक्ट, क्योंकि पूना में साइन होता है। ठीक है, कब साइन होता है, ऑन 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट साइन होता है बिटवीन अम्बेडकर फ्रॉम दलित सेक्शन एंड मदन मोहन मालवीय फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। देन M.R. जयकर, देवदास, गांधी, विश्वास, राजा भोज, P. बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, T.B. सप्रू, J.D. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, M.C. राजा, C.V. मेहता, भाखले एंड कामत साइन दिस पैक्ट टू। अब ये इतने सारे जो लोग होते हैं ये इस पूना पैक्ट पे साइन करते हैं। ठीक है, देन जो 71 सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं किसके लिए, दलित के लिए कम्युनल अवार्ड में। और लेकिन जब पूना पैक्ट साइन होता है तो उसमें क्या किया जाता है, ये रिजर्व सीट्स इंक्रीज कर दी जाती हैं कितनी, 148 तक। उसमें से 30 होती हैं मद्रास की, सिंध और बॉम्बे की, सिंध विद बॉम्बे 15 होती हैं, पंजाब की 8, बिहार एंड उड़ीसा की 18, सेंट्रल प्रोविंसेस की 20, असम की 7, बंगाल की 30 एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस की 20। देन इस पूना पैक्ट के अंदर क्या होता है, 147 जो सीट्स होती हैं, मतलब 148 जो सीट्स होती हैं वो कर दी गई होती हैं, जबकि कम्युनल अवार्ड के अंदर 71 सीट्स रिजर्व थी दलित के लिए। कई जगह 148 लिखा है, कई जगह 147 लिखा है। ठीक है, ये सीट्स रिजर्व की गई, अलग अलग प्रोविंसेस वाइज भी ये डिवीजन है प्रोविंसेस वाइज का। ठीक है, देन इसके अलावा पूना पैक्ट में और क्या होता है, जो 18% जो सीट्स हैं, जो जनरल सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती हैं दलित के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी। ये कम्युनल अवार्ड में नहीं था, जबकि लेकिन पूना एक्ट में ये भी किया गया। देन आफ्टर द पूना पैक्ट, सॉरी नॉट एक्ट, पूना पैक्ट, okay, then after the Pune Pact, Gandhi did not show any interest in the civil disobedience movement and shifted his total focus towards the fight against untouchability. He founded All India Anti-Untouchability League, which was later named as हरिजन सेवक संघ। गांधी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में अपना पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट कर लिया होता है उन्होंने। अब वो अनटचेबिलिटी को फाइट करने के लिए चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को स्टैब्लिश करते हैं, बाद में जिसका नाम पड़ता है हरिजन सेवा संघ, और जो घनश्याम दास बिरला थे वो उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, देन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, इसको फाउंड किया था बाबू जगजीवन राम ने। देन ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इज फाउंडेड बाय द B.R. अम्बेडकर इन 1942 में, वाइल ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन founded in 1926 by M.C. राजा। Then 14 अगस्त 1931 को B.R. अम्बेडकर in the conversation with the Gandhi ji said that Gandhi, like fleeting phantoms, raised us but not level. So this is it in this lecture. Thank you for watching.